क्या आपको कभी हैरानी होती है कि आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन एकदम नया और सही है, पर अचानक से वो चलते चलते फ्रीज हो जाता है, या फिर कोई ऐसा ग्लिच आ जाता है जो आपकी समझ से परे होता है। कंप्यूटर में एकदम से ब्लू स्क्रीन का दिखना और शटडाउन होना, ऐसे में आपको लगता है कि आपके गैजेट में कोई खराबी है, पर पूरा चेक करने के बाद आपको कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता और आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। पर अगर मैं कहूँ कि आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर होने वाले ये ग्लिचेस अगर ब्रह्मांड में लाखों लाइट ईयर दूर किसी सुपरनोवा धमाके के कारण हुए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? करोड़ों साल पहले फटने वाले एक तारे के कारण आपका गेम अचानक से अजीब हरकत करने लगे, आपका प्रोग्राम एकदम सही होने पर भी अजीब एरर देने लगे, तो आप पक्का हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा नासा और इसरो क्यों 20 से 30 साल पुराने कंप्यूटर को ही अपने स्पेस प्रोब में यूज करते हैं? क्या वे इन सुपरनोवा धमाकों से डरते हैं? क्या मंगल ग्रह पर आप अपना स्मार्टफोन चला पाएंगे? इन सभी बातों को जानने के लिए कि कैसे ब्रह्मांड हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर से खिलवाड़ करता है, चलिए मेरे साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी की एक ऐसी यात्रा पर जहां ब्रह्मांड आपको बताएगा कि वो क्यों आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर को पसंद नहीं करता है। साल 2009, जापान की व्हीकल कंपनी टोयोटा अचानक से अपनी 90 लाख गाड़ियों को वापस सर्विस स्टोर पर आने को कहती है। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों का खराब हो जाना पूरी दुनिया में सभी को हैरान कर देता है। टोयोटा अपनी 90 लाख से ज्यादा गाड़ियों के अचानक से रुक जाने और एक्सेलरेशन पकड़ने के कारण को नहीं समझ पा रही थी। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होने के कारण लोग अपनी गाड़ियों के ब्रेक नहीं लगा रहे थे और गाड़ी अचानक से एक्सेलरेट होकर स्पीड पकड़ लेती थी। टोयोटा करोला और टोयोटा कैमरी, इन गाड़ियों में एक विचित्र एरर के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। टोयोटा ने अपने सभी इंजीनियर्स को गाड़ी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए कहा, पर वे सब कुछ चेक करके भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि नासा की मदद लेनी पड़ी। पर नासा जब तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तभी कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर टोयोटा के इस एरर के लिए कॉस्मिक रेस को जिम्मेदार ठहराने लगे। उनका मानना था कि दूर किसी सुपरनोवा धमाके से रिलीज हो रहे पावरफुल पार्टिकल्स टोयोटा के सॉफ्टवेयर में सिंगल बिट फ्लिप कर ये खराबी कर रहे हैं। ये पार्टिकल बाइनरी कंप्यूटर सिस्टम में जहां बिट 1 होता है उसे 0 कर देते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर से कंट्रोल गाड़ियों में अचानक से कभी भी स्पीड बढ़ जाती है और कभी अचानक से ब्रेक लग जाती है। हालांकि नासा की रिपोर्ट ने गाड़ियों के पार्ट की प्लेसमेंट और सॉफ्टवेयर को जिम्मेदार माना, पर आज भी कॉस्मिक पार्टिकल और कहीं तो कॉस्मिक रेस के इस कारण को कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सही मानते हैं। खैर, कॉस्मिक पार्टिकल केवल कारों को ही नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर से लेकर के एरोप्लेन्स को भी प्रभावित करते हैं। अब ये कैसे हमारे पूरे टेक्नोलॉजिकल सिस्टम और गैजेट्स को खराब कर देते हैं, एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। साल 2008 में भी कॉस्मिक पार्टिकल ने ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस क्वांटास पर भी अटैक किया। क्वांटस फ्लाइट 72, जो कि सिंगापुर से पर्थ एयरपोर्ट की ओर जाने वाली थी, करीब 37,000 फीट की ऊंचाई पर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा प्लेन अचानक से अपने फ्लाइट कंप्यूटर को गलत डेटा भेजने लगता है, जिससे ऑटो पायलट एकदम से बंद हो जाता है। कुछ सेकंड बाद पायलट अपने मॉनिटर पर ऑटो पायलट और ओवर स्पीड की वार्निंग रिसीव करते हैं। इस समय तक पायलट्स प्लेन को मैनुअली कंट्रोल करने लग जाते हैं, पर तुरंत ही ऑटो पायलट फिर से काम करने लग जाता है और प्लेन वापस 37,000 फीट पर पहुंच जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद प्लेन अचानक से फिर नीचे गिरने लगता है और करीब 600 फीट की ऊंचाई को खो देता है। हालांकि पायलट इसे तुरंत ही कंट्रोल करके फ्लाइट लेवल तक ले जाने में सक्षम हो जाते हैं, पर फिर से 3 मिनट बाद प्लेन 3.5 डिग्री झुककर नीचे की ओर गिरने लगता है। 400 फीट तक गिरने पर उसे फिर से संभाल लिया जाता है, पर अचानक प्लेन के विचित्र मैनूवर करने के कारण कई लोग घायल हो जाते हैं और प्लेन में रखा सामान इधर उधर लोगों पर गिरने लग जाता है। पायलट प्लेन को स्टेबलाइज करने के बाद इमरजेंसी सिग्नल भेजकर लैंड करने में सफल रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इंजीनियर प्लेन में लगे एयर डेटा इनर्शियल रिफरेंस यूनिट यानी ADIRU के CPU को जिम्मेदार ठहराते हैं। CPU लगातार पायलट को करप्ट एल्टीट्यूड डेटा देता रहता है। 37,012 फीट को बाइनरी में सही से डिनोट न कर पाने के कारण CPU किसी वजह से हाई एल्टीट्यूड एंगल की वार्निंग देता है, जिससे प्लेन उससे बचने के लिए अचानक नोज डाउन पोजीशन में जाकर अपनी हाइट कम करता है। अब CPU ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे कई वैज्ञानिक और इंजीनियर कॉस्मिक रेस से निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स को जिम्मेदार मानते हैं। इन पार्टिकल्स के कारण बिना किसी सॉफ्टवेयर एरर और खराबी के भी प्लेन अजीब बर्ताव करता है और सभी को मुसीबत में डाल देता है। खैर, ये तो हमने कॉस्मिक पार्टिकल्स के 2 एग्जाम्पल देख लिए कि कैसे और किस हद तक ये इंसानों के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को खराब और बदल सकते हैं। कैसे ये स्टोर मेमोरी में सिंगल बिट को बदलकर पूरा डेटा ही करप्ट कर देते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर हमारे गैजेट्स क्यों इन पार्टिकल्स के कारण खराब होते हैं। क्यों स्मार्टफोन और कंप्यूटर कई बार सही होने पर भी फ्रीज हो जाते हैं। आमतौर पर पृथ्वी की तरफ लाइट पार्टिकल्स टकराते हैं
जिनमें काफी कम एनर्जी होती है। सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स हम पर खास प्रभाव नहीं डालते हैं, हालांकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को स्पेस में नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। ज्यादातर पार्टिकल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो पहुंचते हैं उनमें उतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो किसी भी चीज पर अपना कोई खास प्रभाव डाल सकें। ऐसे में केवल हाई एनर्जी पार्टिकल्स ही हैं जो हमें लगातार परेशान करते हैं। ये पार्टिकल सूर्य से नहीं बल्कि पृथ्वी से लाखों लाइट ईयर दूर होने वाले सुपरनोवा धमाके से निकलते हैं। 200 अरब गैलेक्सी वाले इस ब्रह्मांड में हमेशा सुपरनोवा धमाका होता ही रहता है। करीब लाइट की स्पीड से निकलते ये पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेस बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं। सुपरनोवा धमाकों के साथ साथ ये गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद महाविशालकाय ब्लैक होल्स के अंदर से भी निकलती हैं। ब्रह्मांड में मौजूद अरबों स्टार्स, प्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डिफ्लेक्ट करते रहते हैं, इसलिए वैज्ञानिक कॉस्मिक पार्टिकल्स कहां से आए हैं जानने में बहुत ही कम सफल हो पाते हैं। लाइट के एक फोटोन से भी अरबों गुना एनर्जी लिए ये पार्टिकल हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को आसानी से भेद यानी पेनिट्रेट कर सकते हैं। साल 1991 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही एनर्जेटिक कॉस्मिक रे को डिटेक्ट किया था, जो कि लाइट के फोटोन पार्टिकल से भी 100 अरब और कहीं तो एक के पीछे 20 जीरो लगा दो इतने गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 51 जूल एनर्जी लिए कॉस्मिक पार्टिकल एक क्रिकेट गेंद के 100 किलोमीटर की स्पीड से फेंकने के बराबर है। इसी से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में कॉस्मिक रेस कितनी ज्यादा ताकतवर होती हैं। अगर ये पृथ्वी पर भारी मात्रा में गिरें तो कंप्यूटर तो क्या, हमारा ह्यूमन डीएनए भी प्रभावित होता है। हालांकि ये कॉस्मिक रेस सीधे पृथ्वी पर नहीं आती हैं। ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉलिक्यूल से टकराकर कई दूसरे पार्टिकल्स में बदलने लगती हैं, जैसे कि पियोन्स। फिर ये पियोन्स भी टकरा करके न्यूट्रॉन्स, मियोन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और फोटोन में बदलने लग जाते हैं। इसी तरह टकराकर कई तरह के पार्टिकल्स एक ही कॉस्मिक रे से बनते हैं, और इन्हीं में से कई पार्टिकल हमारे कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में एरर या उसे खराब कर सकते हैं। इसके अलावा ये पार्टिकल पृथ्वी पर रेडिएशन के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ आपकी लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन से भी कई गुना ताकतवर मियोन पार्टिकल पृथ्वी की अपर क्रस्ट को भी पेनिट्रेट कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें इतनी एनर्जी होती है कि पानी के गहरे समुद्र में भी 100 मीटर तक जा सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉन केवल पानी के 2 सेंटीमीटर तक ही नीचे जा पाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकले कॉस्मिक रेस से बने पियोन पार्टिकल और उनके डीके होने से बने मियोन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, लगातार हमें और हमारी टेक्नोलॉजी को इफेक्ट कर रहे हैं। फास्ट न्यूट्रॉन्स सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में एरर के लिए जिम्मेदार हैं। साल 2013 में ऐसे ही एक पार्टिकल ने ऑनलाइन गेम स्ट्रीम कर रहे एक यूजर को हैरान कर दिया था। डोटा टीबैग नाम का ये यूजर सुपर मारियो 64 का स्पीड रन कर रहा होता है, तभी उसके गेम में एक इम्पॉसिबल ग्लिच उसे दिखाई देता है। मारियो अचानक से हवा में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे यूजर बेहद आसानी से पूरे गेम को कंप्लीट कर लेता है। पहली बार लाइव स्ट्रीम में यह ग्लिच हर किसी ने ऑब्जर्व किया, पर कोई इसे समझ नहीं सका। $1000 की शर्त भी रखी गई, पर इसे आने वाले 8 सालों तक कोई सुलझा नहीं सका। हाल में ही एक यूजर पेनेनक्विक12 ने सेम गेम सिनारियो क्रिएट किया और पाया कि ऐसा केवल तभी होता है जब एक खास स्पेसिफिक पॉइंट पर बाइनरी बिट अचानक से फ्लिप हो जाए और 0 की जगह 1 स्टोर हो जाए। मारियो की हाइट को स्टोर करने वाले डेटा सेट में अचानक से एक कॉस्मिक पार्टिकल के कारण ही ये ग्लिच उस गेम में बना, जिससे मारियो बिना मरे ही अगले स्टेज में चला गया। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके गेम में कई बार अजीब से ग्लिच किसी सुपरनोवा धमाके से निकलने वाले कॉस्मिक पार्टिकल की वजह से होते हैं। ये पार्टिकल्स अब और ज्यादा कहर बरपा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे ट्रांजिस्टर छोटे हो रहे हैं और सीपीयू 5 नैनोमीटर से भी कम आर्किटेक्चर पर बनने लगे हैं, ऐसे में एक बाइनरी बिट को फ्लिप करने के लिए एनर्जी की भी जरूरत कम पड़ने लगी है। आम पार्टिकल्स जो कि लो एनर्जी वाले हैं वे भी डेटा फ्लिप कर सकते हैं और पूरा सिस्टम भी करप्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कॉस्मिक रेस कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इतना प्रभावित करती हैं, तो स्पेस स्टेशन और मंगल ग्रह पर मौजूद प्रोब्स कैसे काम कर रहे हैं? आखिर वे भी तो कंप्यूटर से ही ऑपरेट होते हैं, तो वो कैसे सटीक जानकारी करोड़ों किलोमीटर दूर से पृथ्वी पर भेज देते हैं? आइए इसके कारण को जानते हैं। नासा अपने नए स्पेस प्रोब्स में आमतौर पर 20 से लेकर के 30 साल पुराने कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज करता है। 2020 में ही मंगल पर भेजा गया परसिवरेंस रोवर 23 साल पुराने कंप्यूटर को यूज करता है। जहां आपका स्मार्टफोन 8 कोर और 2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर पर काम करता है और रैम 8 GB तक यूज करता है, तो नासा का लेटेस्ट रोवर 233 मेगाहर्ट्ज के प्रोसेसर को यूज करता है। रैम के लिए केवल 256 मेगाबाइट रैम को ही यूज कर पाता है और 2 GB तक की हार्ड ड्राइव और कहीं तो फ्लैश ड्राइव में ही ये डेटा स्टोर करता है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर 19,000 करोड़ रुपए में बना ये रोवर क्यों नहीं आज के लेटेस्ट
i9 12 जनरेशन प्रोसेसर को यूज करता है, जिसकी कीमत केवल 45,000 रुपए के आसपास है और ये 5 गीगाहर्ट्ज पर भी काम करता है, जो कि रोवर के प्रोसेसर से भी 21 गुना तेज है। आखिर क्यों नासा 20 साल पहले के प्रोसेसर को यूज करता है? तो इसका उत्तर भी कॉस्मिक रेस और हाई एनर्जी पार्टिकल्स ही हैं। पृथ्वी के बाहर 40,000 किलोमीटर दूर जाते ही हाई एनर्जी पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से टकराने लगते हैं। इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिससे ये आपके गैजेट में स्टोर डेटा या इंस्ट्रक्शन को बदल सकते हैं। लेटेस्ट प्रोसेसर जिनमें अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं, काफी कम एनर्जी में ही पार्टिकल से इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए नासा रेडिएशन हार्डन प्रोसेसर का प्रयोग करता है, जो इसकी रक्षा कॉस्मिक रेडिएशन से करते हैं। इतना ही नहीं, नासा स्पेशल मेमोरी को भी यूज करता है, जो मार्स की सतह पर रेडिएशन से बच सकती है। इसके साथ साथ नासा के रोवर 2 कंप्यूटर को भी यूज करते हैं। अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो दूसरा तुरंत काम कर सकता है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक खास रन टाइम एनवायरनमेंट में टेस्ट होते हैं, पर स्पेस में और मंगल ग्रह पर वातावरण और रेडिएशन पृथ्वी से एकदम अलग है। तो ऐसे में किसी भी समय ग्लिच आ सकता है और आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर, जिसे अगर आप मंगल ग्रह पर चला रहे हैं, तो आसानी से करप्ट हो सकता है। हालांकि कंप्यूटर इंजीनियर कई मेथड के जरिए पृथ्वी पर कॉस्मिक पार्टिकल्स द्वारा सिंगल बिट फ्लिप जैसी घटनाओं को रोक सकते हैं। इसके लिए ECC यानी एरर करेक्शन कोड मेमोरी यूज की जाती है, जो तुरंत ही बिट को स्टेट बदलने और डेटा को करप्ट होने से रोक देती है। हालांकि सिंगल बिट फ्लिप को सही करना आसान है, पर अगर कॉस्मिक रेस मल्टीपल बिट फ्लिप करें और क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स के स्टेट बदल दें, तो ECC मेमोरी भी कुछ काम नहीं आ सकती है। इसलिए इनसे बचने के लिए लगातार रिसर्च जारी है। हालांकि आमतौर पर कॉस्मिक रेस आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। पृथ्वी पर हमें इनका असर कम देखने को मिलता है। इसलिए लाखों में से केवल एक ही घटना ऐसी होती है जिसे हम कॉस्मिक रेस यानी हाई एनर्जी पार्टिकल से जोड़कर देख सकते हैं। मेरे साथ भी कई बार हुआ है, कभी विंडोज पर ब्लू स्क्रीन का आना और कभी अचानक से स्मार्टफोन का फ्रीज होना। पर यह वास्तव में किसी सुपरनोवा धमाके से निकली कॉस्मिक रेस से हुआ है, मैं शायद ही कभी डिकोड कर पाऊं। लाखों संभावनाएं तो यही हैं कि किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एरर के कारण ही हमारे गैजेट्स में ग्लिच आती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने आपको बताया है कि कैसे एक सुपरनोवा धमाका, जो कि लाखों लाइट ईयर दूर और कहें तो लाखों साल पहले हुआ, वह आज हमारे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे वैज्ञानिक इनसे बचने की कोशिश करते हैं और क्यों नासा अपने रोवर्स में 20 साल पुराने हार्डवेयर को यूज करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।